देखिए प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सीट को। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, ठीक, सेक्शन ए। उसमें क्या कहा गया है? A1, फाइंड डू द अल्कली मेटल्स फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन एंड इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। अब आप किसी को भी लें, देखो क्या रहता है, ये जो हमारे मेटल्स लेते हैं ऑफ ग्रुप 1, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? NS1। आप जैसे से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो जो पेनल्टी मेट सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। इसको आप चाहें तो एक एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। ये है अपने पास, जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन हटाया गया, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? ये इसमें ये फुल्ली फिल्ड है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां पर उसका क्या फायदा रहेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन हटाना हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। ये है इस केस में। अब आ जाते हैं यहां पर क्या होता है कि ये बंसन फ्लेम में कलर क्यों इम्पार्ट करता है? तो एक्चुअली अल्कली मेटल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे एक्साइट करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है वो काफी कम होती है ना। तो उसे जैसे ही देंगे तो ये एनर्जी विजिबल रेंज में रहती है, जिसको देने पर ये एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वापस जब इलेक्ट्रॉन लौटेंगे तो जो एमिट करेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ होगी वो भी विजिबल में होती है। इसीलिए क्या है, इनके कलर अपने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो यहां पर जो B1, अगला जो क्वेश्चन इस केस में आएगा, देखिए ध्यान से, इसमें B1 के केस में जो क्वेश्चन है क्या है, व्हाई इज द B1 का जो ए पार्ट है, इसमें कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई द सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन दिस वन। देखो क्या रहा करता है, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से बात करूं तो सोडियम की पोटेशियम से ज्यादा है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए रिएक्टिव ज्यादा। दूसरा, इवन अगर SRP वैल्यू भी देखें अपन, ये SRP वैल्यू माइनस में होगी तो अपन मॉड लगा देते हैं, क्योंकि क्या रहता है यहां पर आप पाओगे SRP वैल्यू ये भी आपको नेगेटिव में पोटेशियम की ज्यादा होती है। मतलब SOP वैल्यू क्या होगी, अगर SOP वैल्यू मैं देखूं तो यहां पर आप क्या पाओगे, यहां पे ये हटा दें, ये वैल्यू इसकी रहेगी। SRP वैल्यू एक्चुअली माइनस में रहती है, समझ में आ रहा है, ये -2.9 के आसपास रहती है, ये उससे थोड़ी कम है ना। तो यहां पर SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका भी ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है, वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये चीजें आप पढ़ोगे एक्चुअली 12th में, तो अभी आप अपने लिए आयोनाइजेशन एनर्जी से ही रिलेट कर सकते हो कि भाई मेटल अच्छा कौन, ज्यादा रिएक्टिव कौन, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। चले इसका जो बी पार्ट है अब अपन उसके बारे में बात करें। देखिए इसका बी पार्ट क्या रहता है, इसमें देखिए बच्चों क्या दिया गया इस केस में, B1 का B, IE1 ऑफ द मैग्नेजी इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम बट I2 वैल्यू इज लेस। चलिए दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं अपन। ये अपने पास इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है 1s2 2s2 2p6 3s1। और अगर अपन मैग्नीशियम का बनाए इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आप देखो एक इलेक्ट्रॉन हटाना है तो आपने गौर किया होगा ये फुल्ली फिल्ड है इसकी तुलना में। दूसरा, सोडियम से इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, ये एक ही पीरियड में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब लेफ्ट से राइट अपन मूव करते हैं पीरियड में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का है वो भी बढ़ेगा। तो कहां आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां से। तो IE1 का अगर मैं ऑर्डर कहूं तब तो ये आएगा। अब अपने को IE2 का ऑर्डर चाहिए तो देखो बिल्कुल आसान, आप यहां अगर Na+ का कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, ये है कंडीशन इसकी, इसका अगर अपन बनाएं तो ये है 2p6 3s1। अब आप इनको जरा ध्यान से देखो, यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है मैग्नीशियम के पास, लेकिन यहां पर जो 2p है फुल्ली फिल्ड। दूसरा, एक सेल जो है कम हो गई, ये थर्ड सेल है जबकि सेकंड में ही है, तो यहां पर क्या है सेकंड सेल, तो एक साइज छोटा हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की डिस्टेंस कम हो गई, ठीक है, और साथ में फुल्ली फिल्ड भी है, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा मुश्किल अपने लिए ये हो जाता है इसमें।
नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इसमें देखिए बच्चों B2 में क्या कहा गया है इस केस में, कमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ मोबिलिटीज ऑफ दिस इन एक्वस सोल्यूशन। देखो क्या रहता है कि जैसे अपन वाटर में इसको ले जाएंगे Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cgm प्लस, तो पानी में इनको जैसे ही जाएंगे ना तो इनका हाइड्रेशन होगा, यहां वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे। अब जैसे इनका हाइड्रेशन हुआ, अगर मैं इनके साइज की बात करूं कि हाइड्रेटेड आयन जो बना उसका साइज का ऑर्डर क्या होगा, जो जितना छोटा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा, वो उतना ही स्ट्रांगली वाटर के पोलर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, तो सबसे बड़ा साइज इसका होगा। अब इसे ये माना करो कि पानी के अंदर ये आयन रेस लगा रहे हैं। अब आप दो लोगों को दौड़ाओ, एक हल्का फुल्का हो पतला दुबला हो, एक बहुत मोटा हो जैसे पुराना वाला अदनान सामी। अब इसके बीच में अगर अपन इनके रेस देखें तो जीतेगा कौन, पतला दुबला। तो आयनिक मोबिलिटी का यहां जो ऑर्डर रहेगा वो एक्चुअली ये रहेगा, यहां पर ये पाओगे ये इस केस में। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें सेक्शन सी जो रहेगा इसमें, इसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन। C1 देखिए, C1 में जो रहता है इस केस में, इसमें क्या कहा गया है, इसने अपने से कहा है वाई द KO2 इज पैरामैग्नेटिक। देखो KO2 को अगर ध्यान से देखें, जो सुपर ऑक्साइड आयन है हमारा ये, इट हैव 17 इलेक्ट्रॉन। आपने खुद ही देखा होगा ये ऑड नंबर है तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा तुम्हें, लास्ट में जो फिलअप करते हो ना, ये वाला ऐसे बनाते हो ये, तो इस टाइप का ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसमें XYZ किसी में भी रख दो, जनरली हम लोग Z इसको लेते हैं, XY यहां पर कोई ऐसा फिक्स नहीं होता ये, तो ये रहेगा, इस कारण ये पैरामैग्नेटिक है। अगला देखिए ध्यान से, इसमें जो नेक्स्ट आएगा अपने पास, अगला देखो इसमें क्या कहा है उसने, स्ट्रक्चर ऑफ BCl2। ये हम लोगों ने थ्योरी में किया था अगर ध्यान हो, है ना, बनाया है वहां, मैं उसी को रिपीट कर देता हूं। या दो चीजें हैं देखो, एक तो है इन वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में क्या रहता है, टेम्परेचर आपने कैसा रख रखा है, टेम्परेचर अगर 1200 K से ज्यादा है तो ये लीनियर, ये स्ट्रेट रहेगा। अगर यहां पर टेम्परेचर लेस देन 1200 K हो तो फिर ये डायमर बनता है। डायमर देखो कैसे बनाओगे, ये जो Cl है अपने पास, ये इसको डोनेट करेंगे एक पेयर। कारण क्या है, बेरिलियम का देखा होगा ऑक्टेट पूरा नहीं है, अभी भी कंप्लीट नहीं है। ये जो बेरिलियम है इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ये sp2। और जब हम लोग सॉलिड स्टेट में लेंगे, इन सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पॉलीमर के हिसाब से जब आप इसको बनाओगे, यहां बेरिलियम Cl इस तरह से अरेंज करना, ऐसे बनाते जाना, और Cl यहां इनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते जाओ। आपकी इच्छा है जितना चाहो बढ़ाते जाओ, तो ये आ जाएगा यहां। और ये जो हमारे पास बेरिलियम होगा, ये sp3, ये ऐसे इस तरह से एक्चुअली अपने को बनाना है, ये रहता है इसमें। देखिए बच्चों, C3 में क्या पूछा, एक्सप्लेन व्हाई इन एनायन ऑफ Na2CO3 ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल। देखो Na2CO3 में रहता क्या है, ये Na प्लस और ये CO3 2- है। कार्बोनेट आयन का अगर तुम्हें ध्यान हो, उसकी स्ट्रक्चर अगर अपन बनाए है ना, तो यहां देखो ये माइनस, ये आया। अब इसकी स्ट्रक्चर देख के नहीं लग रहा है ये बॉन्ड आपस में अदला बदली कर सकते हैं, तो ड्यू टू रेजोनेंस इसके अंदर क्या पाओगे तुम, ये बॉन्ड यहां सब आइडेंटिकल होंगे।
और इनका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, वो क्या रहेगा? डबल, सिंगल, सिंगल। ये जो बॉन्ड है ना जिनकी अदला बदली हो रही, इनका टोटल करो, और जो ये सराउंडिंग एटम हो, सराउंडिंग एटम में सिर्फ कौन से बॉन्ड लेने हैं? जिनकी अदला बदली आप कर रहे हो, आप सिर्फ उनको इसमें शामिल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या आएगा इस केस में, और C4 को अपन देखते हैं इसमें। देखो ध्यान से, C4 में क्या कहा गया है इसके अंदर, देखिए ध्यान से। इसमें अपने से पूछा आयनिक कैरेक्टर बताइए। तो आयनिक कैरेक्टर के लिए सिंपल सा है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो MgCl2, MgBr2 और MgI2। आप इसमें जब देखेंगे तो नेचुरल है, यहां पर आप ये ऑर्डर रहेगा, या चाहो तो यूं बोल लो। इसमें देखा होगा Cl से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br की कम, उसकी और कम, तो जो डिफरेंस है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें क्या कहा है। इसमें अपने से उसने बोला है BeSO4, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी की बात की गई है। दरअसल क्या रहता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है, जो ऑक्सी सॉल्ट रहते हैं, कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, फॉस्फेट हो, चाहे वो ग्रुप 1 में हो या 2 में, याद रखिए नीचे चलने पर उनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो इनके केस में जो अपने को ऑर्डर मिलेगा ना, वो इस टाइप का है ना। इसी टाइप से बनाते चले जाएंगे। इसमें कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, है ना, जो भी दे रखे हैं। इसमें एक स्ट्रॉन्सियम और दिया है तो उसको भी बना लो। नेक्स्ट इसमें और क्या कहा गया है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ भी यही रहता है, जैसे ही ग्रुप 1 या 2 में मेटल हाइड्रोक्साइड में चलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी? बढ़ती जाएगी। तो NaOH, KOH ये रहेगा इसमें, ये आ जाएगा इसमें। ठीक, ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। अब उसने देखो नेक्स्ट क्या पूछा है अपने से, देखिए प्यारे बच्चों, C5 में क्या कहा, व्हाई द लिथियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग शोज द एक्सेप्शनल बिहेवियर। देखो सिंपल सा है, अगर मैं लिथियम नाइट्रेट को हीट करूं तो नॉर्मली मेटल नाइट्रेट कैसे टूटते हैं? मेटल ऑक्साइड होगा, NO2 गैस रिलीज होगी और O2 गैस। लेकिन उसी की जगह अगर मैं दूसरे किसी को करूं, जैसे यहां पर M इसको लें, Na, K, Rb या सीजियम, इनको अगर कभी लेते हैं तो यहां पर मेटल नाइट्राइट और O2 रिलीज होगी। ये सही मायनों में यहां जो तरीका रहा करता है ना, वो ये इसमें। नेक्स्ट अपने पास जो आएगा इसमें देखेंगे और से, और क्या क्या है इसमें बोला है C6। C6 में देखो क्या कहा गया है, आप जब भी कभी एक्वस सॉल्यूशन में देखेंगे, इन एक्वस मीडियम, जो रिड्यूसिंग पावर रहा करता है, ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन 3 एनर्जी। जो 3 एनर्जीज इसमें होंगी वो कौन कौन सी हैं, देखो ध्यान से। पहला इसमें जो रहता है वो है सब्लिमेशन एनर्जी। अगर उसे मैं लिथियम के हिसाब से ही देखूं, ये हुआ, ये सब्लिमेशन एनर्जी। सेकेंड है इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इस केस में आता है ये हाइड्रेशन एनर्जी। ये है एक्चुअली इसके अंदर, ये हाइड्रेटेड होगा पानी में जब लेंगे, यहां एनर्जी रिलीज होगी, ये इसमें। अब आप इनको अगर ध्यान से देखो तो देखो क्या रहता है,
सब्लिमेशन एनर्जी अगर मैं देखूं तो इसका ऑर्डर ये है। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखूं तो भी यही है। अगर मैं यहां हाइड्रेशन एनर्जी देखूं तो ये नेगेटिव है ना, तो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, अपना इंटरेस्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड में है। तो क्या रहता है इस केस में, देखो ये दोनों एनर्जी तो देनी पड़ती है, तो ये तो होनी चाहिए कम से कम, ये रिलीज होती है तो ये ज्यादा से ज्यादा, तो आपको ध्यान होगा ये कम नहीं है ये ज्यादा है, इसका मतलब ये इसको फेवर नहीं करती लिथियम को, लेकिन हाँ ये फेवर करता है। तो लिथियम का जो है रिड्यूसिंग पावर क्यों बहुत अच्छा है, एक्वस मीडियम में हम इसको बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो उसका कारण बताना कि साइज Li प्लस का छोटा होने के कारण इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, वही रिस्पॉन्सिबल है इसके रिड्यूसिंग पावर के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, सेक्शन डी में देखो क्या कहा गया इस केस में, अल्काली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तुम्हें याद होगा एक तो साइज इनका बड़ा रहता है अल्काली मेटल का, और दूसरा यहाँ पर एटम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, इसलिए यहाँ जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ना वो भी एक्चुअली उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना डी ब्लॉक के मेटल्स में होता है, और इसमें जैसे ही ऊपर से नीचे चलोगे तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ और कमजोर होती जाती है, तो हमारा मेटल और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। D2 इसमें we know air mostly caught this. What happens when group 1 and 2 of this react with excess of air? देखो जब आप एयर से रिएक्ट कराओगे तो हमेशा एक बात ध्यान रखें, जो नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्ट करेगा, लिथियम। तो लिथियम के केस में तो आप क्या पाएंगे, देखिए वहां जो बना रखा है ना लोगों ने, देखो प्रोडक्ट बना रखा है, तो लिथियम तो क्या होगा O2 से भी रिएक्ट करेगा और लिथियम N2 से भी करेगा, लेकिन जो बाकी हमारे मेटल हैं वो O2 से रिएक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर क्या पाओगे, लो मैं पहले लिख दूं यहां N2 के साथ तो फर्दर कोई रिएक्शन नहीं है, इनमें से कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन O2 के साथ जब आप करोगे तो इसमें हमारे पास क्या रहता है, अलग अलग मेटल का बिहेवियर अलग है, ये एक्सेस में है इसलिए पाएंगे परऑक्साइड। आप अगर इसको कभी लेंगे, इसमें पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम, ये जब रिएक्ट करेंगे तो यहां क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड। तो ये हमारे परऑक्साइड और ये सुपर ऑक्साइड। आप अगर इसमें कभी लें ग्रुप 2 के मेटल्स को अगर एयर के साथ रिएक्ट कराएं, एक्सेस में है ये, तो इसमें दोनों बनेंगे, ऑक्साइड भी बनेगा और नाइट्राइड भी बनेगा, ठीक है। तो नाइट्राइड तो ये सभी बनाएंगे, बस आपको ये ध्यान देना स्ट्रॉन्सियम या बेरियम जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये परऑक्साइड बनाते हैं, ये ध्यान रखें परऑक्साइड है, ये याद है, ये 2+ और इसके ऊपर चार्ज 2-, यहां O2 इस तरह का है, ध्यान रखें इन दोनों में, तो ये ध्यान रखें इसमें ऊपर वाला रिएक्शन ये सभी देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इसमें D3 है ना, ये रिएक्शन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं अपन। जब वाटर में अपन सोडियम या कैल्शियम मिलाएंगे मेटल तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो चलिए यहां देखो D3 को कंप्लीट करते हैं अपन। D3 में यहां दिया गया है सोडियम प्लस वाटर, कैल्शियम प्लस वाटर, ठीक। इसके अलावा इसमें मेटल को है एसिड से अगर अपन रिएक्ट कराएं, इसको HCl से रिएक्ट कराएं, ये ग्रुप फर्स्ट का मेटल है, ये वाला यहां M, और ये जो है ये ग्रुप सेकंड का मेटल है। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले वाले में क्या बना, NaOH प्लस हाइड्रोजन, दूसरे में जब बनाएंगे तो यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, जब इसको लोगे ये आ जाएगा, है जब नेक्स्ट लोगे यहां
ये यहां रिएक्ट कर लेंगे। अगला है मेटल को अगर अमोनिया से रिएक्ट कराओ, तो यहां तुम्हें याद है जब तुम मेटल और अमोनिया को रिएक्ट कराओगे तो मेटल आयन इसको अमोनिया के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, है ना। तो यहां पर हम लोग इसको कहते हैं अमोनिएटेड, ये अमोनिएटेड मेटल आयन, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को घेरेंगे तो इसे कहेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, ये अमोनिएटेड मेटल आयन। ये इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा, ब्लू होगा, और साथ ही साथ याद होगा पैरामैग्नेटिक होगा। देखिए प्यारे बच्चों, इवन देखो उसने क्या कहा, लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड एंड द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड, है ना, मेनली व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ एयर। देखो सिंपल साइज में जो छोटे साइज का आयन होगा कैटायन, वो छोटे साइज के ही एनायन को ज्यादा स्ट्रांगली स्टेबलाइज करेगा, या बोलो ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा इन कंपैरिजन टू बिगर आयन के। इसीलिए क्या होता है कि जब लिथियम एक्सेस ऑफ एयर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है यहां Li2O। आप उसी की जगह जब आप सोडियम को लेंगे तो यहां ये बनेगा, तो यहां ये बन जाएगा सुपर ऑक्साइड, है ना। तो ध्यान रखें, बिगर कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉलर एनायन मोर इफेक्टिवली। ये बिगर कैटायन है तो ये बड़े जो है एनायन को स्टेबलाइज करेंगे ज्यादा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इसमें अगला जो है E2, हाउ द NaOH इज प्रिपेयर्ड। तो आपको E2 का पूरा ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने, है ना। ये होता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो यहां पर जो है एट कैथोड, यहां पर हमारे पास जब मरकरी को एज कैथोड लोगे वहां पर इसे आप पाओगे। देखो दो चीजें यहां पर मरकरी है, ध्यान रखना, मूविंग मरकरी, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। ये मरकरी में एक्चुअली क्या रहता है, डिसॉल्व होके अमालगमेटेड मरकरी के फॉर्म में मिलेगा। फिर इसको हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं, मरकरी वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहां पर NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस और मरकरी अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस रहती है एक्चुअली इसको बनाने की। E3 में देखिए, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ Na2O एंड KO2 Na2O2 सॉरी। तो देखो यहां पर E3 Na2O2 के लिए सिंपल है, सोडियम के साथ एक्सेस ऑफ एयर लो, ऑक्सीजन, तो यहां ये बन जाएगा। यही हालत है पोटेशियम में, अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिया गया तो यहां पर KO2 बन जाएगा, जैसे इसके साथ हीट करते हो। वैसे तो ये डायरेक्ट रिएक्ट कर लेते हैं, इनमें इवन हीटिंग की भी जरूरत नहीं होती है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब उसने क्या वर्ड बोला इसमें, राइट मेथड अपन ऑल्सो गिव देयर हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर अपन इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बनेगा NaOH प्लस H2O2, ये स्टेबल नहीं होता। और अगर यहां KO2 लें तो यहां KOH प्लस H2O2 और यहां पर हमारे पास O2 आ जाएगा। ये एक्चुअली रहा करता है इसमें। देखिए प्यारे बच्चों, E4 में क्या है, एसिड और बेस का रिएक्शन है। देखो NaOH और HNO3, तो जब कभी भी एसिड और बेस कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट। इसका OH और इसका H, ये तो वाटर बना लेंगे, और जो बाकी आयन बचे उनको आप जोड़ दो इसमें। तो ये हो गया हमारे पास। बी पार्ट क्या है, Li2O को अपन H2SO4 के साथ, तो बिल्कुल आसान, एक बेसिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ कंबाइन करेगा। फिर आ जाते हैं इसमें
नेक्स्ट है Na2O2 प्लस डाइल्यूट H2SO4, इसको हम रेट करा रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो बिल्कुल आसान, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर करोगे या 25 पर तो ये तो बनेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्चुअली बनता है H2O2, लेकिन ये 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, ये टूट जाएगा और ये H2O और O2 में चेंज होगा, है ना। ये ध्यान रखें, यही चीज सुपर ऑक्साइड में भी रहेगी। अगला इसमें आता है CaO प्लस HCl, बेसिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट। अगला आया इसमें, नेक्स्ट है E5, CaOH होल ट्वाइस, ये एक्सेस में है, ये H3PO4 से रिएक्ट कर, देखो एक्सेस में तो क्या होगा, सभी H यहां से रिप्लेस कर देगा। ये रहा इस केस में, ठीक है। अगला है इसमें NaOH को Al2O3 के साथ रिएक्ट कराओ, तो यहां AlOH होल थ्राइस बनेगा, ठीक है। क्या लिया है हम लोगों ने इस केस में, यहां पर जैसे ही लोगे तो पहले ये चीज याद रखा करो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो पहले तो यहां ये बनेगा, है ना, ये वाइट PPT, ये एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, ध्यान देना ये। और फिर क्या है, ये इसके एक्सेस में कंबाइन करेगा और यहां पर जो बन के तैयार हुआ वो ये है, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये यहां पर देखिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इसमें जो दिया गया E7, Cl2 एक कोल्ड डाइल्यूट NaOH और हॉट कंसंट्रेट। हमने पढ़ा था ना कि कभी भी आप हेलोजन को लें, है ना, फास्फोरस लें या सल्फर लें, जब आप कोल्ड डाइल्यूट लेंगे एक्वस अल्कली, ये कोल्ड, तो यहां क्या बनेगा, NaCl और NaOCl बोलो या NaClO बोलो, यहां Cl+1, ये क्या है हमारा, हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट। जब आप यहां हॉट कंसंट्रेट ले रहे हैं, ये कंसंट्रेट होगा और इसे अपन हीट भी कर रहे हैं, तो पहले तो यही बनेगा लेकिन फिर ये टूट जाएगा। ये है इसमें, ये रहेगा। नेक्स्ट इसमें देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है हमारे पास आता है E8, P4 प्लस NaOH, इसी टाइप का रिएक्शन है वो भी, P4 प्लस NaOH प्लस वाटर, है ना। तो जैसे यहां डिस्प्रोपोर्शनेशन वैसे यहां क्या बनता है, यहां फॉस्फीन गैस, और यहां पर ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ये बनेगा यहां फास्फोरस, यहां +1, यहां -3, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, सेक्शन F में क्या कहा गया, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सी सॉल्ट जब आप ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के लेंगे कभी भी, तो हमेशा इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, बढ़ती जाती है ना, आयनिक कैरेक्टर इनमें बढ़ रहा होता है। दूसरा क्या होता है, इसका साइज छोटा है तो पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, ये उतनी जल्दी इसे डिफॉर्म करेगा। तो यहां जो ऑर्डर आता है अपने को, ये है थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद F2। देखो F2 में उसने क्या कहा है, सॉल्व ए प्रोसेस,
सॉल्वे प्रोसेस में क्या रहता है, हम सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन जो NaCl का है ना, वो अपना सैचुरेटेड है, उसमें हम इन दोनों को पास कराते हैं। तो ये सबसे पहले क्या है, ये एक्सेस में है, ध्यान रखें। पहले बनेगा अमोनियम कार्बोनेट, लेकिन एक्सेस में होने के कारण फिर हमें क्या मिलेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ब्राइन किसको बोलते हैं, NaCl के सॉल्यूशन को। तो वहां ऑलरेडी ये भी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और यहां जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें ध्यान देनी है वो ये है, ये प्रेसिपिटेट होगा। NaCl वहां काफी ज्यादा है, तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण वहां फिल्टर करें, इसे अलग करें, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो हमें Na2CO3 मिल जाएगा। ये इसका रिएक्शन का एक्चुअली तरीका रहता है। नेक्स्ट देखिए F3। देखो कभी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लें, कोई भी मेटल का, जैसे उसमें एसिड, मिनरल एसिड मिलाओगे तो दरअसल क्या होता है, CO2 गैस जो है ये रिलीज होती है। ध्यान रखें हमेशा, कभी भी कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी भी मेटल का हो, CO2 गैस रिलीज होगी, ये इसमें। F4 के अंदर देखो यही इन्होंने किया है। फिर अगेन यहां देखा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या कर रहे हैं, H2SO4 से। इसके दो रिएक्शन है देखो, एक तो है H2SO4 से सेम वही चीज हुई, CO2 रिलीज होगी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और यहां Na2SO4 प्लस वाटर। अगर इसे हीट किया जाए ये आ जाएगा। अगला है इस केस में, अगर हम लोग इसको NaOH से रेट कराएं तो देखो गौर से, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और NaOH को रेट कराएं तो बिल्कुल आसान। देखो ये रिप्लेसेबल H है और यहां OH है, तो ये H2O, और यहां बनेगा क्या, ये इसमें। अगला आ जाता है Na2CO3, गॉसेस प्रोसेस, अगर याद आ रहा हो ये वही। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो बिल्कुल आसान। यहां इसे आप ध्यान से देखो, जो रिएक्शन लिया कुछ नहीं है, अदला बदली कर दो आप। तो यहां NaOH ये पानी में घुला हुआ होगा और CaCO3 ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और आखिरी इन लोगों ने दिया यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट और CaCl2। इसमें कोई खास रिएक्शन नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और CaCl2 है ना, इसमें ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास F सेक्शन में ये रिएक्शंस थे। देखिए बच्चों, G1 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखो इसमें क्या रहता है, सल्फेट के केस में जो ऑर्डर रहता है ना, इसमें वो ये फॉलो होता है। इसमें ये दोनों पानी में घुलते हैं ना, ये जो बाकी सल्फेट है ना, ये पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते। इसमें क्या रहेगा, नेक्स्ट देखिए ध्यान से, हाउ द CaCl2 इज फॉर्म। तो देखो तुम्हें याद है CaCl2 जो है हम लोग, ये सॉल्वे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वे प्रोसेस इट्स CaCl2। ठीक, देन G3, इसमें अगर हम लोग जिप्सम को हीट करेंगे तो 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करती हूं तो यहां एक्चुअली क्या रहता है, ये POP में बदल जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है इसमें, है ना, ये यहां बनेगा। फिर उसने क्या पूछा है अपने से, BeO is insoluble but BeSO4 is soluble। तो देखो ध्यान से, इसमें बेरिलियम और ऑक्साइड आयन, और एक जरा इसको कंपेयर करो, ऑक्साइड आयन की तुलना में सल्फेट आयन बहुत बड़े हैं। ये स्मॉल साइज का कैटायन है,
ये इसको उतना अच्छे से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, तो एक लूज पैकिंग होगी। जबकि यहां पर क्या होगा, पैकिंग काफी एफिशिएंट होगी। इस कारण यहाँ लैटिस एनर्जी हाई, जबकि इसकी लूज पैकिंग होगी। इसलिए पानी में ये तो घुलता है, ये नहीं घुलता। नेक्स्ट आ जाते हैं इस केस में, BaO इज सॉल्युबल बट BaSO4 इनसॉल्युबल। वहां आप यही बोल सकते हो, बेरियम का साइज ऑक्साइड की तुलना में देखो यहाँ क्या है, लूज पैकिंग होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एफिशिएंट पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी। इसीलिए आप पाओगे इसकी लैटिस एनर्जी हाई और सॉल्युबिलिटी कम होगी, ये इनसॉल्युबल है। जबकि ये क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा इसमें। G5 NaOCl प्लस वाटर, ये यहां बनेगा। अगला है CaCl2 और कंसंट्रेट H2SO4 को रेट कराएं अगर, यहां ये बनेगा। ये इसमें रहेगा, सिंपली एक्सचेंज कर दो इसके नेगेटिव आयन, और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है इसमें। सेक्शन H में देखो H1, उसने क्या मेटल हाइड्राइड्स दी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी पूछी है। सेम वही चीज है इसमें। देखो H का साइज होता है छोटा, तो आप क्या पाएंगे इसमें, ये छोटे साइज के आयन इसे ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज रखेगा। जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे, साइज डिफरेंस इनका बढ़ता जाएगा और इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी घटती जाएगी, है ना। यहां ये लॉजिक लगाएंगे आप, साइज डिफरेंस इसमें बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यहां पर ये रिएक्शन ये ऑलरेडी अपने पढ़े हुए हैं, है ना, ध्यान होगा। ये एसिटाइड है, इस पे +2 चार्ज, इस पे -2, तो यहां अपने को जो मिलेगा वो ये है, एसिटिलीन गैस इसमें रिलीज होती है। अगला जो यहां दिया गया है वो ये है, यहां पर प्रोपाइन, एक तो चाहें तो ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, और एक यहां पर एक माइनर प्रोडक्ट ये भी बना करता है। ये माइनर है और ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, ये रहेगा इस केस में। अगला जो हमारे पास इसमें आता है वो है H3। इसमें हम नाइट्रेट्स को हीट कर रहे हैं, तो देखो इसमें अगर मेटल नाइट्रेट लिथियम के अलावा आप अगर हीट करोगे 500 डिग्री सी तक, इनके टूटने का तरीका एक जैसा है। नाइट्राइट और O2 गैस रिलीज होगी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम। लिथियम लेते तो क्या बनता, ऑक्साइड, NO2 और O2। फिर उन्होंने एक चीज बोली अपने से कि यहां पर अगर हम लोग सेकेंड ग्रुप के मेटल ले तो सेकेंड ग्रुप के केस में ये आएगा, अगर इनको कभी हीट किया जाता है तो स्पेशली मैग्नीशियम से इसको लो, बेरिलियम का बिहेवियर फिर भी अलग होता है, तो इसमें NO2 और O2 मिलेगा। लास्ट अपने पास जो H4 में इसने बना रखा है, ये अपने इसमें रहेगा Li3N, इसमें आ जाएगा LiOH प्लस NH3, और नेक्स्ट दिया गया इसमें NaNH2। उसमें भी प्रोडक्ट इसी तरह के बनेंगे। जब वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे ना, तो हाइड्रोक्साइड और यहां अमोनिया एक्चुअली रिलीज होती है। ये हमारा सेक्शन H यहां पूरा हो जाता है। पार्ट 1 कंप्लीट।